ठीक है, डूम और ग्लूम रियलिटी चेक के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये एक सेटअप था। तो अब हम जाने वाले हैं एक बहुत निराशाजनक स्थिति में तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही अजीब स्थिति में। तो हम आशावाद और एक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके ब्राइट साइड में देखें तो हम मनुष्य प्राकृतिक दुनिया के बारे में सीख रहे हैं, और हम ये बहुत तेजी से सीख रहे हैं, जहां पर QGR एक भूमिका अदा करेगा। तो सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस क्या है? इसकी समझ रियलिटी के बेटर थ्योरी की खोज का ही हिस्सा है, जो कि सभी चीज के होने के पीछे की थ्योरी की समझ है। अगर आपके पास कॉस्मोलॉजी और इसके निहित ऑन्टोलॉजी या फिर फिलॉसफी और मैथमेटिक्स हैं, तो आपके पास सभी चीजों की एक कंप्लीट थ्योरी है। एलियंस, चीजें तेजी से बदल रही हैं। तो अगर हम इंसान कयामत आने से पहले, जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है, अपना व्यवहार सुधार लें, तो हमारे डिसेंडेंट्स के पास भविष्य में इस प्लेनेट से निकलने और नॉन ह्यूमन के साथ स्पीशिएट करने का समय होगा, और साथ ही मौका होगा जीवन और कॉन्शियसनेस को हमारे आसपास के यूनिवर्स में एक्सटेंड करने का। हमारे डिसेंडेंट्स धरती पर पैदा नहीं होंगे, उनमें से ज्यादातर तो नहीं, और वे हमसे दूर स्पीशिएट होंगे। तो किसी भी टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से वे एक ह्यूमन नहीं होंगे। तो एलियन ही ज्यादा ठीक टर्म है हमारे डीपर डिसेंडेंट्स के लिए, हमारे डीप टाइम डिसेंडेंट्स। एक चीज जो उनके पास अपने पूर्वजों के मुकाबले में अधिक होगी, वो है प्रकृति की वास्तविकता को लेकर ज्यादा ज्ञान। यहाँ हमारे अतीत में वे हमारे ज्ञान को देखेंगे जैसे हमारी ऑन्टोलॉजी और हमारी मैथमेटिकल फिजिक्स। वे ठीक उसी प्रकार देख सकते हैं जिस प्रकार हम अपने पुराने साइंस को देखते हैं। या फिर आइंस्टाइन के अनुसार एंशिएंट फिलॉसफी ऑफ रियलिटी जैसा ये फ्यूचर माइंड एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे डिसेंडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, और उनका अग्रिम ज्ञान भी, जैसे कि ऑन्टोलॉजिकल नेचर ऑफ रियलिटी और मैथमेटिकल नेचर, और इसी तरह और भी। अगर बहुत से मनुष्य इस प्लेनेट को छोड़ दें और ज्ञान के आधार पर और स्पीशिएशन के द्वारा इवॉल्व हो सकें, तो ऐसे में संभावना है कि यहाँ धरती पर मनुष्य आगे बढ़ेंगे और उन कयामत वाली मूवीज को अमल में ला सकते हैं। लेकिन वो स्थिति इतनी खराब नहीं होगी जितना कि ये हो सकता है, राइट? क्योंकि कम से कम हमारे कॉन्शियसनेस का जीन हमारे डिसेंडेंट्स के रूप में यूनिवर्स में पहुंच सकेंगे, भविष्य में और स्पेस में, जो कि हमसे परे हैं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई बीज हमारे डिसेंडेंट के रूप में विकसित होने जा रहे हों। जो भी हमारा कॉन्शियसनेस हमसे कहीं दूर विकसित हो रहा है, तो हम यहाँ एक प्रकार के किसी दौड़ के मुकाबले में हैं। तो चलो देखते हैं पहले क्या होता है। अगर एक सिविलाइजेशन का विश्लेषण पहले होता है, तो हम ऐसे में किसी मैड मैक्स परिदृश्य में चले जाएंगे, जो कि प्रगति को फिजिक्स और स्पेस ट्रेवल दोनों में ही बाधित करता है। मैं समझता हूँ मंगल ग्रह पर आत्मनिर्भर शहर का निर्माण उद्देश्य के रूप में सही लगता है। मैं समझता हूँ ये है और यही उद्देश्य होना चाहिए, न केवल बेस या कुछ लोग, बल्कि पूरा का पूरा आत्मनिर्भर शहर। तो ऐसे में एसिड टेस्ट ये है कि अगर धरती से शिप्स किसी वजह से नहीं जाते हैं, तो क्या मार्स किसी कारण से नहीं रहेगा? किसी भी वजह से ये हो सकता है, साधारण भी हो सकता है, या परमाणु महायुद्ध। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर शिप्स किसी भी कारण से आना बंद कर देते हैं, तो क्या मार्स पर शहर खत्म हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो सही नहीं है, और वास्तव में हम सुरक्षित स्थान पर नहीं हैं। तो शायद हम आखिरकार उस मोड़ पर पहुंच ही जाएंगे जहां हम सोचे कि क्या हम मार्स पर आत्मनिर्भर शहर वर्ल्ड वॉर 3 से पहले बनाएंगे या बाद में। उम्मीद करते हैं कि वैसे तो वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, पर हुआ तो बाद में शहर बनाने की संभावना काफी कम है। भविष्य में संभावनाएं हैं कि एक बड़ी लड़ाई हो, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट, या फिर कोई धूमकेतु धरती से टकरा जाए, या फिर हम स्वयं ही विलुप्त हो जाएं। अगर सच कहूं तो अभी हमारा सिविलाइजेशन बहुत मजबूत नहीं दिख रहा है, और सही मायने में ये काफी बीमार जैसा दिख रहा है। तो ऐसे में इलन मस्क की बातों का क्या महत्व है? क्या एलियन बिल्डअप होंगे? कह सकते हैं यूएफओ भी हमारे डिसेंडेंट्स हो सकते हैं।
हमारे भविष्य के डिसेंडेंट्स, या फिर ये कोई हाईटेक रहस्यमयी चाइनीज टेक्नोलॉजी, या फिर कोई वेदर बैलून हो सकते हैं। थर्सडे रात को ब्रशी क्रीक और कैट होलो के ऊपर रहस्यमयी रोशनी देखी गई। वो क्या है? क्या कोई मुझे समझा सकता है? लेकिन अगर यूएफओ वेदर बैलून्स नहीं थे और साथ ही वो कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, फिर ऐसे में या तो वो भविष्य से आए हमारे डिसेंडेंट्स थे जिनके पास हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है और क्वांटम ग्रेविटी को समझते हैं, या फिर जीवन की कोई और प्रणाली है और वो हमारे डिसेंडेंट्स नहीं है। लेकिन आप इससे पहले कि इसे कोई मजाक माने, हम इसके बारे में और ज्यादा बताने जा रहे हैं। ये लंबे समय से चल रहा है, अब बस आप एक ओपन गवर्नमेंट पॉलिसी देख रहे हैं। यूएफओ के संदर्भ में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो चलिए यूएफओ के ऑफिशियल साइंटिफिक जागरूकता को लेकर हाल ही में हुए कुछ बदलावों को समझें। 50 सालों से भी ज्यादा समय के बाद फिनोमिना कांग्रेस ने इस सप्ताह अपनी पहली सुनवाई यूएफओ के बारे में आयोजित कर रहा है। यहाँ पर पेंटागन अधिकारियों ने कुछ डिक्लासिफाइड फोटोज और वीडियो शेयर किए जो कि आकाशीय अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स की थी। लेकिन क्या ये सब हमारी जवाब देने के बजाय हमारे सामने और प्रश्न तो नहीं छोड़ रहे हैं? इस भाग में यही सब बातें उन्होंने कही। मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं थियोरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर और गॉड इक्वेशन के लेखक डॉक्टर मीको काकू। आपसे मिलकर अच्छा लगा डॉक्टर, आपको यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। क्या आपको मालूम है यहाँ तक कि वेटिकन भी आपके बुक के टाइटल के बारे में बात कर रहे हैं? ये मानने वाली बात है कि यहाँ इस यूनिवर्स में कोई और भी हो सकता है, तो हो सकता है कि गॉड का कोई प्लान हो यूएफओ के लिए भी। क्या आपने इस सप्ताह कुछ ऐसा देखा जिससे आपको लगा हो ओह ये तो मुझे पता ही नहीं था? इससे पहले 143 बार देखा गया था, जिसे आम लॉज और फिजिक्स के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। अभी की बात करें तो ये 400 यूएस नेवी पायलट के द्वारा और सीजन मिलिट्री पर्सनल के द्वारा 400 बार दिखा गया, और ये भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट मैक 5 और मैक 20 के बीच फ्लाई करते हैं, आवाज की गति से भी 20 गुना ज्यादा तेज। वाह! ये ऑब्जेक्ट 70,000 फीट नीचे कुछ सेकंड्स में आ सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट जिगजैग से ऐसी जी फोर्स बना सकते हैं जो कि ग्रेविटी के मुकाबले कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर है। ये इतना ताकतवर है कि मनुष्य की हड्डियों को आसानी से क्रश कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट बिना एग्जॉस्ट के आसानी से उड़ सकता है। दूसरे आसान शब्दों में कहें, जैसा कि पेंटागन के एक अधिकारी ने कहा कि ये हमारे ऑब्जेक्ट नहीं हैं, तो फिर ऐसे में अगला प्रश्न है कि अगर ये हमारे नहीं तो फिर ये किसके हैं? तो क्या ऐसे में वो हमें चुनौती दे रहे हैं कि आखिर हम क्या जानते हैं और क्या बना सकने में सक्षम हैं? अगर कुछ है भी जो आप जानते हैं कि चाइनीज अपने कुछ सीक्रेट लोकेशन में बना रहे हो, लेकिन उनके पास भी ऐसी फिजिक्स नहीं है जैसी ये ऑब्जेक्ट्स बना रही हैं, लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि वास्तव में फिजिक्स के लॉज को चुनौती दे रहे हैं? दरअसल हाइपरसोनिक ड्रोन्स ही ये क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, और हम इसे यूक्रेन में देख सकते हैं। हाइपरसोनिक ड्रोन्स के मामले में रशिया कहीं आगे है। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसका उपयोग यूक्रेन के खिलाफ किया था, लेकिन उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वे इतने कुशल नहीं हैं जैसा कि वो दिखते हैं। वैसे भी यूएफओ का देखा जाना वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की बात है, और तब हाइपरसोनिक ड्रोन्स को सिर्फ विज्ञान कल्प ही समझा जाता था। तो हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। हाल ही में 17 मई को यूएस कांग्रेस ने 50 सालों के भीतर यूएफओ के बारे में अपनी पहली सुनवाई का आयोजन किया। दुनिया भर के अन्य सरकारें भी इन घटनाओं पर अपने यहाँ विचार विमर्श कर रही हैं। साथ ही साथ इससे जुड़ी जानकारी वहाँ के पब्लिक से साझा कर रही हैं। इस बारे में वो दौर गुजर गया जब सरकारें इस बारे में बोलने से बचती थी, और अब हम नए दौर में हैं। हाल ही में कई सरकारों ने ये माना कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित रिस्क या अन्य टेक्नोलॉजिकल चीजों को लेकर झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, कई बार हम झूठ बोलते हैं और उसके लिए माफी चाहेंगे। हमें मालूम है कि इनमें से कई चीजें परिभाषित हैं, जैसे फिजिक्स से संबंधित लॉज, जैसा कि हम इसके बारे में जानते हैं। ये किसी वेदर बैलून्स और बाकी चीजों की स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन द्वारा समझाया नहीं जा सकता। कल्पना करिए आप खिड़की से बाहर इन्हें देख रहे हैं। ये क्या कहा? कभी नहीं। ठीक है, हमने मिलिट्री कंट्रोल ट्रेनिंग एरिया और ट्रेनिंग रेंजेस और कुछ अन्य डेजिग्नेटेड एयर स्पेस के अंदर बहुत से अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट और ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व किया है, और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हम पुराने दिन के मुकाबले एक ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। पहले जहां हम इन्हें टैब्लॉइड मैगजीन में देखते थे, आज प्रत्यक्ष देखते हैं। आपको पता है कांग्रेस से जुड़ी सुनवाई और सैन्य खुलासे का सच कहां है?
तो आज सरकार, मिलिट्री संगठन, इसके अलावा अन्य संस्थाएं पूरी दुनिया भर में कहना बंद कर दिया है कि ये सब मैन मेड फिनोमिना है, बल्कि वो आज इसे स्वीकार करते हैं कि उनके पास अतीत में इसे नकारने के लिए नीतियां थीं और उन्हें वास्तव में नीतियों के कारण इसको लेकर झूठ बोलना पड़ता था। सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि बहुत सी सरकारें इसको लेकर सूचनाएं प्रकाशित कर रही हैं। ये सीक्रेट क्लासिफाइड वीडियो फुटेज जो दशकों से जमा कर रखी हैं, ज्यादातर मिलिट्री संगठनों के द्वारा एकत्रित करी गई हैं। फिजिक्स के जाने माने लॉज को चुनौती देने वाले वाकया हर समय पायलट के साथ होते हैं, जो लोग इनका अध्ययन करते हैं। ये जहाज अलग अलग माप और आकार के होते हैं, साथ ही बहुत विचित्र होते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि ये तुरंत तेज रफ्तार के साथ राइट एंगल में मुड़ सकते हैं और साथ ही बिना किसी ग्रेजुअल एक्सेलरेशन के तेजी से वेलोसिटी की रेट को बदल देते हैं। हमारी आज की मॉडर्न फिजिक्स के नियम को ध्यान में रखें तो इनको समझना मुश्किल है। तो यहाँ पर पॉइंट ये नहीं कि आपको इस पर सोचने के लिए विवश किया जाए कि जैसे ये चीज़ें मैन मेड नहीं है। आप सोच सकते हैं अगर आपको लगता है कि पॉइंट अलग है। वास्तव में पॉइंट ये है कि आज इसका स्टेटस बदल रहा है, साथ ही ऑफिशियल व्यू भी बदल रहा है। हर चीज़ बदल रही है और अब हम इस साल हो रहे आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस और क्रिएटिविटी के बदलाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर कोई इस बात को लेकर राजी है कि यूएफओ मैन मेड है तो उसने शायद ताज़ा सबूतों को लेकर मेटा अध्ययन नहीं किया है। हे भगवान, ये हवा के विपरीत जा रहे हैं। ये हवा पश्चिम की ओर 120 नॉट्स की रफ्तार से चल रही है। बहुत से लोग जिन्होंने मेटा अध्ययन नहीं किया है इसकी व्याख्या करने को लेकर अभी भी कठिनाइयों में हैं और कहते हैं कि ये घटना मैन मेड है, लेकिन समय के साथ व्याख्या कमजोर होती जा रही है। सेल्फ सिमुलेशन हाइपोथेसिस के लिए भविष्य की कॉन्शियसनेस और अतीत में हमारे बीच कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, और क्योंकि हमारी थ्योरी में बहुत से ग्राउंडेड लॉजिक शामिल हैं, तो ऐसे में मेरा सबसे अच्छा अनुमान ये है कि यूएफओ संभवतः हमारे डिसेंडेंट ही हैं, जिनको क्वांटम ग्रेविटी की समझ है एक ऐसे रूप में जो हमें अतीत में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। शायद वो हमारे डिसेंडेंट ना भी हों, लेकिन यहाँ एक कारण है जो डिसेंडेंट एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत सटीक प्रतीत होता है। नासा वर्तमान और रहस्यमयी अतीत में 1 अरब की दूरी से 60 साल से भी अधिक समय से टैक्सपेयर के अनगिनत $मिलियन के प्रयोग के द्वारा देखता आ रहा है। सेटी प्रोजेक्ट, राइट? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए खोज। लेकिन हम तो अतीत की ओर देख रहे हैं ना, तो एस्ट्रोनॉमी अतीत की तरफ देखना है, ना कि भविष्य की तरफ, राइट? आप उनसे आने वाली रोशनी की ओर देख रहे हैं, सिग्नल्स जो रहस्यमयी अतीत या आधुनिक अतीत से आ रहे हैं। और जब हम इन अतीत की तरफ देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इतनी शांति है कि आप सुई के गिरने तक की आवाज सुन सकते हैं। अगर एनिमल कॉन्शियस के हिसाब से देखें तो हम यूनिवर्स में अकेले हैं और यह पर्याप्त है ईएम स्पेक्ट्रम को मैनिपुलेट करने के लिए, राइट? ईएम स्पेक्ट्रम को मैनिपुलेट करने से पहले आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स को डिस्कवर करना होगा। तो ऐसे में अगर ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है तो ये अवश्य है कि हमारी भविष्य की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगर धरती के अलावा कहीं जीवन एग्जिस्ट करता है, जो कि शायद करता है, राइट? हम शायद यूनिवर्स में पहले हैं जिनके पास हाई टेक्नोलॉजी और हाई कॉन्शियसनेस हासिल है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी हमारे कॉन्शियसनेस की दर को घृणित करती है, पूरी तरह से घृणित, बाकी सबकी तुलना में पूरी तरह से संतुलन के बाहर है, और यही हमें प्रकृति को नष्ट करने की शक्ति देती है। जब कभी भी हम किसी जानवर को किसी फॉसिल रिकॉर्ड में देखते हैं जो कि बहुत सुपीरियर हो, बहुत बड़ा हो, कपाल क्षमता ज्यादा हो, लंबे दांत हो, ज्यादा तेज और ज्यादा अक्लमंद हो, जब कभी भी फॉसिल रिकॉर्ड में ऐसा पाया जाता है तो होता यह है कि वो सुपीरियर एनिमल मारा जाता है, क्योंकि शायद उसने प्रीडेटर प्रे सिस्टम को नष्ट कर दिया जिसका वो हिस्सा है, जिससे संतुलन बिगड़ गया और अंततः वह भूखा मारा गया। मनुष्य के पास बेहद उच्च ज्ञान है, इस प्लेनेट में इसके समीप कुछ भी नहीं है।
हमारा ब्रह्मांड 1.4 सोलर लाइफ टाइम ओल्ड है, जो कि बहुत यंग है। ब्रह्मांड के रूप में हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले यूनिवर्स काफी गर्म था, जहां जीवन का होना बहुत मुश्किल था। तो अगर हम समय के लिहाज से जीवन को उच्च कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिहाज से देखें तो 1.4 सोलर लाइफ टाइम से भी कम हुआ है। 1/3 में इस यंग यूनिवर्स के अंदर पहले से ही 100 मिलियन स्पीशीज हैं, जिनमें से केवल एक ने स्पेस टेक्नोलॉजी और फिजिक्स का विकास किया है। 100 मिलियन में से कोई एक ने। तो आप देख सकते हैं कि उच्च कॉन्शियसनेस को बनाना एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का लक्ष्य नहीं है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी उसमें इच्छुक नहीं है। ये स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन में इच्छुक, वो बस निशेस के अंदर निशेस भरना चाहती है, बल्कि और ज्यादा स्पीशीज की फ्रैक्टल ब्रांचिंग के निशेस भी, क्योंकि वो अंत में क्वांटम थर्मोडायनेमिक्स के ज्यादा समान हो जाती है। वो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के साथ इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स के बहाव को ज्यादा जटिलता और उच्च क्रम से प्रसारित करती है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का सबसे बेहतर तरीका है उन स्पीशीज को बायोस्फीयर से खत्म कर देना जो संतुलन से बाहर हैं, क्योंकि उनकी सुपीरियर एबिलिटी, चाहे उनके बड़े दांत या कोई और कारण हो। ऐसा नहीं है कि बायोस्फीयर के पास हम मनुष्यों की तरह कॉन्शियसनेस है जो हमें मार सकती है। ये एक तरीका है जिससे संतुलन बना रहता है, राइट? एक एनिमल बहुत सुपीरियर हो जाता है, कह सकते हैं संतुलन से बाहर हो जाता है और अंततः मर जाता है। ठीक है, तो ऐसा संभव है कि आकाश में ये टेक्नोलॉजी वर्तमान के मुकाबले भविष्य से आई है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर भविष्य में हमारे डिसेंडेंट्स यहाँ धरती पर अतीत में हमसे कैसे संपर्क कर पा रहे हैं। हाँ, जब तक कि मनुष्य के पास प्रेडिक्टिव क्वांटम थ्योरी नहीं आ जाती, तब तक हम बहुत सी चीजें नहीं जान सकते। इन प्रश्नों के संदर्भ में हम नहीं जानते कि अब तक क्या असंभव है, और असंभवता की टेबल पर अपनी मुट्ठी को मारना काफी सरल है, क्योंकि जब तक हम वास्तविकता को प्रेडिक्टिव क्वांटम थ्योरी के दृष्टिकोण से नहीं समझते, तब तक हम केवल ये देख सकते हैं कि हमारे 2 प्लेस होल्डर सिद्धांतों का क्या कहना है। जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स ये भविष्य के क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी के प्लेस होल्डर सिद्धांत है। जनरल रिलेटिविटी भविष्य की कॉन्शियसनेस को वर्म होल के माध्यम से चलकर वर्तमान की कॉन्शियसनेस तक जाने की अनुमति देती है। अब ब्लैक होल को कुछ लोगों द्वारा असंभव माना जाता था, भले ही जनरल रिलेटिविटी के इक्वेशन में उनके लिए अनुमति हो। आज हमारे पास ऑब्जर्वेशनल प्रमाण है कि ब्लैक होल होते हैं, लेकिन वर्षों पहले, जैसे कि जब मैंने क्वांटम ग्रेविटी रिसर्च शुरू किया था, तब कई शिक्षित भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने इस प्रमाण के सामने आने से पहले कहा था ब्लैक होल वास्तविक दुनिया में नहीं होते हैं, इक्वेशन के अंदर रहने की थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के बावजूद। जनरल रिलेटिविटी वर्म होल को प्रिडिक्ट करता है और ये अपने प्रिडिक्शन में लगभग सही होता है, तो शायद मौजूद है, तो शायद ये एक तरीका है। क्वांटम मैकेनिक्स भविष्य द्वारा अतीत को इन्फ्लुएंस करने की अनुमति देता है और ये क्वांटम इंटेंगलमेंट के माध्यम से होता है। 2013 में समय समय पर इस प्रिडिक्शन को मानते हुए एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट प्रकाशित किए गए थे। दोबारा जब मैंने क्वांटम ग्रेविटी रिसर्च आरंभ किया, उस समय ये केवल थियोरेटिकल प्रेडिक्शन मात्र था कि समय के साथ आप 2 पार्टिकल को एंटेंगल कर सकते हैं। क्यूएम के इक्वेशन इसका संकेत दे रहे थे, लेकिन किसी भी एक्सपेरिमेंट ने इसका समर्थन नहीं किया। तो ऐसे में एक मजाक जैसा लग रहा था। नो कम्युनिकेशन थ्योरम अतीत और भविष्य को एक पार्टिकल के स्पिन जैसी क्वांटम इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान से रोकता है, लेकिन ये उभरती हुई इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान पर रोक नहीं लगाता, जैसे कि कॉन्शियसनेस क्या करती है। अब लेनर्ड सस्किंड और जुआन माल्डिसिना के पास एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें ER EPR के बराबर कहा जाता है, जो तर्क देता है कि इंटेंगलमेंट और वर्म होल एक ही हैं, और वहीं ER EPR के बराबर है। ये भविष्य के रियलिस्टिक क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी के लिए पूर्व विचारों प्रक्रियाओं के किनारों पर कुतरने जैसा है, और जो लोग लगभग उतने ही ऊंचे हैं जितना आप अकादमी भौतिकवादों की फूड चेन पर प्राप्त कर सकते हैं।
दूसरे शब्दों में, भविष्य का क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी शायद मान्य या अमान्य कर देगा कि वर्म होल और इंटेंगलमेंट एक ही चीज हैं, जैसा कि लोग इसके बारे में कहते हैं। इसलिए जैसा कि बताया गया है, मानवता ने अभी तक ऐसी प्रिडिक्टिव थ्योरी की खोज नहीं करी है जो क्वांटम मैकेनिक और जनरल रिलेटिविटी को एकीकृत करता है। तो भौतिकविदों ने आज आश्वस्त किया कि इनहेरेंट गैर स्थानीयता का शोषण करके कॉन्शियसनेस समय से जुड़ नहीं सकता है। भविष्य में क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी में जो गैर स्थानीय हो जाती है, वे लोग बाद में अतीत में अपने ओवर कॉन्फिडेंस से शर्मिंदा हो सकते हैं, क्योंकि विज्ञान इसी तरह से चलता है ना? हम आश्वस्त हैं कि ये या वो असंभव है, फिर भी एक अधिक पावरफुल थ्योरी या यहाँ तक कि सिर्फ एक प्रयोग भी सामने आ जाता है और कहता है कि ये वास्तविक है। विज्ञान पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है।